Hello, this is your biology educator Vijita Sharma. In the last previous lecture of the biomolecules, as we discussed what are the biomolecules and how to analyze the biomolecules. But in this lecture, we are going to understand ki how many types of biomolecules in our body and what are the primary metabolites and secondary metabolites and what are the crucial roles of these metabolites. So let us understand. तो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के बारे में तुम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू दैट आर टर्म्ड एज द बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं इस लेक्चर में हमें यही समझना है और उनका क्या क्रूशियल रोल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो लेट अस अंडरस्टैंड बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ब्स की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं. देन वी हैव amino acids, then we have lipids, nucleic acids, that is DNA and RNA. So we have a different types of biomolecules in our body and they play an important role. देखो क्या होता है, हर एक बायोमोलिक्यूल का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो वी हैव अ डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये हमारी बॉडी में एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है ताकि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें इनहेरिट हो सके. उनका एक फंक्शन है, एक क्रूशल रोल है. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक स्टोरेज और एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. हमें अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जानते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज ग्लूकोज, फटाफट से ग्लूकोज ब्रेक होता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो सबका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बच्चों. इस लेक्चर में हमें यही समझना है, बट उससे पहले हम एक टॉपिक और क्लियर करेंगे, दैट इज व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से पहले हमें एक चीज क्लियर करना होगा, दैट द प्रोसेस कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में बच्चों सुना होगा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म इनटू इन आवर सेल. अगर कोई भी रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म की जा रही है दैट इज टर्म्ड एज अ मेटाबॉलिज्म. जैसे कि हम एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में C6H12O6 दैट इज वी हैव अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट वी get the carbon dioxide, water and some ATP, that is the energy. तो ये जो चीज हुआ है, जो रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म. यानी कि जब बड़े मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, इट इज टर्म्ड एज अ कैटाबॉलिज्म. इफ वी आर गोइंग टू फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू द लार्ज मॉलिक्यूल, देन इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द एनाबॉलिज्म. तो अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और बात की जाए रेस्पिरेशन की तो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की. मेटाबोलाइट से हम क्या समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. either they are called as amino acid, either they are be chlorophyll, either they are be the hemoglobin, amino acids, anything. ठीक है, अब जो भी हमें मेटाबोलाइट मिल रहा है, क्या वो हमारी बॉडी में क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, सोचने वाली बात है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफिल का, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल क्या फंक्शन कर रहा है, एक तरीके से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है. और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं की जाएगी. तो इसका मतलब हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रिएक्शन पे, मेटाबोलाइट्स पे डिपेंडेंट है, राइट. ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अगर आपसे बोला जाए कि आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स का क्या रोल है, या फिर आपसे मैं पूछती हूँ कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, तो व्हाट विल बी योर आंसर. आई थिंक आपका आंसर ये होने वाला है कि मैम हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या हम ऑक्सीजन की बाइंडिंग कर पाएंगे, क्या ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सीजन को हमारी टिश्यूज तक पहुंचा पाएगा, नहीं ना. तो दैट मीन्स हमें हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स अगर ऐसे मेटाबोलाइट्स या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि आपकी बॉडी के लिए नीडेड हैं, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं. लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. सपोज आई टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास प्लांट है, कोई एनिमल है या कोई माइक्रोब है. अब उसकी बॉडी में कुछ मेटाबोलाइट्स फॉर्म तो हो रहे हैं बट उनका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं है. आई यूज द टर्म नॉट आइडेंटिफाई, मतलब जिनका कोई फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं है बट वो ह्यूमन बॉडी में या किसी प्लांट में या फिर किसी माइक्रो की बॉडी के अंदर बन रहे हैं.
दैट मीन्स दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दैट द मेटाबोलाइट जिनका कोई फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं है बट हो सकता है कि वो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो बच्चों तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनका एक आइडेंटिफाइबल फंक्शन है। आइडेंटिफाइबल फंक्शन का मतलब जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक क्रूशल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कौन कौन से मेटाबोलाइट्स प्राइमरी हैं, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हीमोग्लोबिन जिसको हम हीम भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, एंड क्लोरोफिल, ये भी एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अमाइनो एसिड्स ऑल्सो कैन बी अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, यू कैन ऑल्सो से सम लिपिड्स, सम कार्ब, ऐसे कई सारे हैं बच्चों, ऐसे कई सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि आपके शरीर में यानी आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन है। लेकिन जो बेचारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहता है कि भाई मैं जिसकी बॉडी में बनता हूँ मैं उसके शरीर में कुछ भी काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्लांट और मैं एक तरीके से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करती हूँ बॉडी से बाहर जो कि मेरे काम के नहीं है, सपोज रबर, टेनिन, ओके, एल्कलॉइड्स, ठीक है, और ड्रग्स, ये सब मेरी बॉडी के अंदर तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, स्पाइसेस वगैरह, पिगमेंट्स, लेकिन मेरे शरीर में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए तो यूजफुल हो सकते हैं, तो उसको तो दान हम कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द मेटाबोलाइट्स जिनका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं है, दे आर द नॉन आइडेंटिफाइबल फंक्शन, जिनका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं होता है बट ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बच्चों क्या हो सकते हैं, दे आर द इम्पोर्टेंट वंस। तो ये कौन होते हैं बच्चों, ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके टेबल, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी टेबल दी हुई है जिसमें आपको एक तरफ यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ पिगमेंट्स हैं, टेरेपिनॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, अगर एसेंशियल ऑयल्स हैं, टेरेपिनॉइड्स हैं, ड्रग्स हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स वगैरह हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हमारे यूजफुल नहीं है, मतलब जो बना रहा है उसके यूजफुल नहीं है लेकिन ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर लर्न करिएगा क्योंकि विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे मैचअप बनता है, नीट में एक मैचअप भी बना है इससे, और ये कई बार रिपीट होता है हमारे नीट के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको यू हैव टू मस्ट लर्न दिस टेबल क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का हमारे पास में जो आज का टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बच्चों हमारे पास, ये कोई नई टर्म नहीं है हमारे लिए। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ लिया है, यानी क्लास 10th में हम लोगों ने सबसे पहले जब हम डाइजेशन चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें हमें सिखाया जाता था कि जब भी आप स्टार्च को प्लांट से इंटेक करते हो, अपने इंजेक्शन जब भी करते हो फूड को, तो उस स्टार्च को सैलिवरी एमाइलेज ब्रेक करके माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हुआ होगा कि यार कार्बोहाइड्रेट भी एक बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे मोनोमर में टूट सकता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कि ये मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या आपने यही पढ़ा था बच्चों की मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, राइट। और मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमको किसको मानते हैं बच्चों, ग्लूकोज को मानते हैं, राइट। किसको मानते हैं हम लोग, ग्लूकोज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज होता है, प्रोटीन, फैटी एसिड्स एंड सम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। उसके बाद में बात की जाएगी कि ये क्या है बच्चों, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में प्रोवाइड करता है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो किसका यूज करोगे, कार्बोहाइड्रेट का। जब भी हमें फास्टिंग करनी होती है तो हम सबसे पहले चूज करते हैं पोटैटो चिप्स को क्योंकि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी कोई बेहोश हो जाता है तो उसे तुरंत क्या दिया जाता है, उसे फटाफट से दिया जाता है ग्लूकोज का एक सोल्यूशन, जिससे ग्लूकॉन डी वगैरह जो हम देते हैं जिससे उसे तुरंत क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है, राइट। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा CxH2O एंड Y। यहाँ पे X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ Y क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ये याद रखना है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। फिर हम जंप करते हैं, जितनी भी
जितने भी केमिकल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उसे हम बोलते हैं, या फिर हम इसे कीटोन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कीटोन। जो भी हमारे पास केमिकल कार्बो से उसका नाम होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या फिर उसका नाम कीटोन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे हैं, राइट, तो कार्बोहाइड्रेट जब मैंने खाया तो मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिली। इसका मतलब कितना एनर्जी मिला? तो यानी कि बच्चों केमिकल कितना मिलता है, ये हमें कितना देता है एनर्जी? 55 से 65% हमें इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है। अगर मैं ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट भूल रही हूँ जो कि अक्सर हमारे यूज में आ ही रहा है, डेली वे में काम आता ही है, जो कि सॉल्युबलाइज भी होता है नेचर में और स्वीटर भी होता है टेस्ट में, दैट इज द शुगर। शुगर भी क्या होती है बच्चों? शुगर इज ऑल्सो द अनदर कार्बोहाइड्रेट जो कि इजीली सॉल्युबलाइज हो जाती है। ये हुए कुछ कैरेक्टर फीचर किसके? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कितने सैकेराइड के बेसिस पे भी हमने कितने टाइप्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया है। बच्चों तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस, यानी कि कितने कितने पार्ट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में, दैट इज मोनोसैकेराइड। सबसे पहले आता है बच्चों मोनोसैकेराइड, उसके बाद आएगा ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो फर्स्ट इन दिस क्लास वी विल कंप्लीट द मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों? मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनमें हमें हाइड्रोलिसिस देखने को नहीं मिलेगा, ये फर्दरली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो हमने पढ़ा था कि जो CX होता है, मतलब कि CXH2 और होल ब्रैकेट Y जो हमारे पास में था, उसमें हम बात करें तो उस कार्बन का जो नंबर और ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो मोनोसैकेराइड में क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर एटम कैसा होगा? मोनोसैकेराइड में सेम होगा। नेक्स्ट बात किया जाए तो सभी के सभी मोनोसैकेराइड जितने भी हैं, मोनोसैकेराइड्स जितने भी हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स के पास में क्या होते हैं बच्चों? D और L फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। D और L फॉर्म आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी फॉर्म। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसका D और L फॉर्म नहीं होता है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हमारे पास होता है उसका क्या नहीं होता बच्चों? उसका कोई D और L फॉर्म नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH देन C डबल बॉन्ड O देन CH2OH। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले का D और L फॉर्म आपको देखने को इजीली नहीं मिलेगा। अगर बात किया जाए कि मोनोसैकेराइड्स क्या रिंग फॉर्म में होते हैं या फिर वो चेन फॉर्म में भी होते हैं, तो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द मोनोसैकेराइड कैन बी अ रिंग फॉर्म, ये रिंग फॉर्म में भी होते हैं बच्चों, और ये हमारे स्ट्रेट चेन में भी होते हैं, स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब रिंग फॉर्म में कौन होते हैं? 6 रिंग वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसे कहते हैं बच्चों पाइरेनोस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? पाइरेनोस। और जो हमारे पास 5 रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसे कहा जाएगा फ्यूरानोस, उसे कहा जाएगा फ्यूरानोस। These two terms was given by the Haworth। ये दिया था किसने? हवर्थ ने। तो ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप इसको स्टोर करें, सेव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नोट्स में भी हेल्प मिलेगा इससे। आगे बात की जाए तो ये तो रिंग फॉर्म के बारे में बात हो गया। अब ये नया टर्म आता है आपके सामने मोनोसैकेराइड के अंदर कि एनोमर्स और एपीमर्स क्या होते हैं। तो एनोमर्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए, जैसे कि मेरे पास में एग्जाम्पल है एनोमर का एग्जाम्पल है मेरे पास साइक्लिक ग्लूकोज। साइक्लिक जो मेरे पास में ग्लूकोज होता है, इस साइक्लिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये हमारे पास में क्या है? इस तरीके से ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं बच्चों की टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, राइट। तो अगर आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया है देन इट इज ओके, और अगर नहीं आया है तो आपको इसमें एक ट्रिक लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के ग्लूकोज को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। एनोमर का मतलब क्या होता है? एक एक्वस सोल्यूशन जिसके अंदर
जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में है, और जो कार्बन नंबर 1 एटम होगा हमारे पास, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरचेंज देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, दैट इज H और OH के बीच में। H और OH कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है, लगा होता है, इससे हमें पता लगता है कि एनोमर है। और एपीमर का बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग किसकी बात करें, एपीमर का, तो एपीमर में कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे अगर इंटरचेंजिंग दिखने को मिलती है H और OH पर, तो इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा एपीमर। तो एपीमर के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये स्मेनोस, ये सब आएंगे, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा ग्लूकोज की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अल्फा ग्लूकोज में इंटरचेंज देखने को मिलता है, यानी फर्स्ट कार्बन पे OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, बट ये तो अल्फा ग्लूकोज ही है। तो अब बीटा ग्लूकोज भी तो होता है ना बच्चों, बीटा ग्लूकोज भी तो होता है। ये रहा हमारे पास में बीटा ग्लूकोज, ये रहा हमारे पास बीटा ग्लूकोज, जिसमें मैंने आपको बोला था अगर OH ऊपर आ जाएगा इस तरीके से और अगर H नीचे चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमें कार्बन नंबर 1 में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है एज इट इज वैसा का वैसा ही आ जाएगा बच्चों, एज इट इज ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर जैसा चेंजेस है जो आपने यहाँ पर देखा एज इट इज, वो यहाँ पर भी आ जाएगा कार्बन नंबर 4 पर। देयर इज नो चेंजेस इन अनदर कार्बन, जो आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज वही सब कुछ है, बस कार्बन नंबर 1 में आपको क्या करना है, H और OH में चेंजेस करने हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड्स को और डीपली। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को और अच्छे से देखिए और इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।